आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं लगातार आप लोगों के लिए मेंस परीक्षा की आंसर राइटिंग कैसे करनी है इस पर वीडियो बना रहा हूँ। इसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको 7 नंबर, 8 नंबर और 38 नंबर वाले प्रश्नों पर बात करना चाहता हूँ, ताकि आपको इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो सके, ताकि आंसर लिखने में आप ज़्यादा दिक्कत महसूस ना कर सकें। आप लोगों ने इस सिलेबस को समझ लिया है, इसको मैंने पहले वीडियो में बताया भी है। अब मैं आपको 7 नंबर, 8 नंबर और 38 नंबर वाले प्रश्नों पे इस वीडियो में थोड़ी जानकारी और देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसका जो नेचर होता है जीएस पेपर 1 का, उसमें 8 नंबर, 7 नंबर और 38 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि जो 8 नंबर का है और जो 7 नंबर का है और जो 38 नंबर का है, इसकी आंसर राइटिंग बिल्कुल अलग अलग पैटर्न पे होगी। यहाँ पे जो आंसर लिखी जाएगी वो टू द पॉइंट बिल्कुल लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो आंसर है वो डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना पड़ेगा, यानी कि डेप्थ में भी आपको जाकर के आंसर लिखना पड़ेगा। दरअसल जो 38 नंबर का सवाल पूछा गया है उसमें प्रश्न पे जाकर के उसकी गहराई में जाकर के आंसर करना होगा और उसका विश्लेषण करना होगा। और यही 38 नंबर का जो सवाल है जिसमें आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पे बात करनी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले 38 नंबर वाले प्रश्नों की थोड़ी रूपरेखा बताता हूँ। जैसे ही आप लोग 38 नंबर का सवाल देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक सवाल बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके बाद जब मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या करने का क्या तात्पर्य है, मूल्यांकन करने का क्या तात्पर्य है, वर्णन करने का क्या तात्पर्य है, विश्लेषण का क्या तात्पर्य है, आलोचनात्मक परीक्षण का क्या तात्पर्य है, ये समझना बहुत जरूरी है। रेखांकित करने का क्या तात्पर्य हो गया है ना, उल्लेख करने का क्या अर्थ हो गया, विवेचन करने का अर्थ क्या हो गया है ना, फिर वापस मूल्यांकन आ गया। तो एक बार आपको इन सब पे भी जानकारी लेनी जरूरी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बात कर लूंगा कि इन सब का अर्थ क्या होता है। लेकिन फिलहाल ऐसे ही अभी मैं 38 नंबर वाले प्रश्न की बात करता हूँ। तो अगर 38 नंबर वाले प्रश्नों का जो आंसर राइटिंग आप करेंगे तो इसमें सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका रखेंगे। उसके बाद इसका जो बॉडी है या विस्तार, और उसके बाद एक हल्का सा कंक्लूजन या निष्कर्ष भी आप लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये पता हो गया कि अप्रोक्स 400 शब्दों का आपका ये आंसर होने वाला है। तो 400 शब्दों में अगर आप देखें तो इसका जो 10% है, यानी कि 40 शब्द में आप इंट्रो लिख दीजिए और 40 शब्द में आप निष्कर्ष कंक्लूजन लिख दीजिए। 40 40 80 और बच गया 320। इस 320 शब्द में आप इस प्रश्न के विस्तार को आप दीजिए, यानी कि इसकी जो बॉडी बनेगी वो लगभग 300 320 शब्दों की बनेगी। तो मोटा मोटी इस फॉर्मूले को अपना करके आप इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। चूंकि प्रश्न पूछा गया है 38 नंबर का, तो यानी कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और एनालाइज करके आंसर लिखना पड़ेगा। और इसी आंसर में आप जब भी होगा तो कुछ आप डेटा दे सकते हैं, कुछ रिपोर्ट की बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ केस स्टडी हो जिसमें कुछ अतिरिक्त आपको जानकारी देना हो, आप केस स्टडी कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, ये सब आप बना सकते हैं। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे एक और पॉइंट, कि जब भी मेंस परीक्षा में आंसर राइटिंग करें तो उसको आप पैरा वाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आंसर फिर कैसे आपको ज़्यादा अच्छे से लिखना है। वो बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं, चाहे मैं कितना भी वीडियो बना करके आपको गाइड कर दूँ, बिना आपके लिखे मैं कुछ भी सुधार नहीं सकता हूँ। तो आप लोग आंसर राइटिंग कीजिए और आंसर राइटिंग करने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने आंसर को भेज दीजिए। कुछ मैसेज और फ़ोन मत कीजिएगा। बस आपको क्या करना है कि आंसर लिखना है और इस पे व्हाट्सअप कर देना है, कॉल नहीं करना है। कॉल करेंगे तो फिर मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैं अलग अलग जगहों पे व्यस्त रहता हूँ। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप आंसर को लिखिए और लिख करके भेज दीजिए। तो फिलहाल 38 नंबर वाले पे मैं बात कर रहा था। तो एक बार आप लिखने की भी जरूर से कोशिश कीजिएगा। तो विषय को यहाँ पे आप
समग्रता के साथ पेश करेंगे उत्तर लिखने में जो भी होगी। अब जैसे मान लीजिए कि एक्यूरेसी होगा तो वो आप लिखेंगे तभी मैं चेक कर पाऊंगा। आपके आंसर राइटिंग की भाषा लैंग्वेज कैसी है, सरल है या क्लिष्ट है, प्रभावी है या नहीं है, उसमें कुछ टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है कि नहीं किया है, इन सब पे बात तब हो पाएगी जब आप आंसर लिख करके मुझे भेजेंगे। टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको ही मूल्यांकन करना पड़ेगा। आपके आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा है, इस पे आप ही को ये देखना होगा। या आप मुझे जब लिख करके भेजेंगे तो फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, है ना, कहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है, कहाँ पे पैराग्राफ में बीच में आपको स्पेस छोड़ करके सेकंड पैरा को अपना लेना है, ये सब तभी मैं बता पाऊंगा जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे। तो 38 नंबर वाले प्रश्न आप ऐसा कीजिए कि आप इस प्रश्न का आंसर लिख करके मुझे भेजिए। 69 बीपीएससी का है, प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। या आप चाहे तो मुझे पाल कला पे भी आंसर लिख करके भेज सकते हैं। यहाँ मौर्य पूछ दिया है तो पाल या पटना कलम पे सवाल पूछा जा सकता है, मधुबनी मंजूषा पे भी हो सकता है, लेकिन आप पाल कला पे या पटना कलम चित्रकला पे आप आंसर लिख करके मुझे भेज सकते हैं। सवाल हो सकता है कि पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है, छोटा सा ही सवाल लिख करके भेजिएगा। अब मैं 8 नंबर वाले पे, 8 और 7 नंबर वाले जो सवाल पूछे जाते हैं वो टू द पॉइंट आपको लिखना है। इसमें इंट्रो और जो कंक्लूजन है उसकी उतनी भूमिका नहीं रहती है। चाहे तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, एक लाइन में कंक्लूजन दे सकते हैं, वो देना भी चाहिए, लेकिन आप इस पे ध्यान रखिएगा एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि बहुत डेप्थ में जाकर के आंसर लिखिए और बहुत ज़्यादा इसमें आप कुछ प्रयोग कर सकें। जैसे डायग्राम मत बनाइए, इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। एक पेज में आपको इसका आंसर लिख डालना है। अब एक पेज में आप चाहे तो 3 या 4 पैरा में आंसर लिख सकते हैं। आप छोटे छोटे 4 पैराग्राफ बना दीजिएगा तो देखने में सुंदर लगता है। हाँ, पॉइंट मत दीजिए। पॉइंट बहुत सारे टॉपर आजकल बता रहे हैं कि पॉइंट के अनुसार आंसर लिखिए, लेकिन ये मेंस परीक्षा है, ध्यान रखिएगा। जो टॉपर आपको आंसर लिखने को बता रहा है वो खुद उसका 60% नहीं होता है। इस बार का जो टॉपर है वो 59% पे ही टॉप कर गया है। यानी कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट हो रही है और मेंस के जो मार्क्स हैं वो लगातार नीचे खिसक रहे हैं। वही इसी कारण से हो रहा है क्योंकि बीपीएससी को उस लेवल का आंसर नहीं मिल रहा है और आंसर पे वो मार्क्स कम दे रही है। तो जो टॉपर है वो 59% वाला है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और वही गाइड या उन जैसे तमाम यूट्यूबर्स गाइड कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको आप पॉइंट में लिखिए। पॉइंट में आंसर आपको नहीं लिखना है। जब भी आंसर लिखिए वो पैरा में लिखिएगा। सतही टाइप के लोग यही बताते हैं कि पॉइंट में आंसर करिए, यानी कि इसको भी वन लाइनर जैसा मेंस को भी आप बना दीजिए। कभी भी ऐसा ना करें। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना है तो पैरा वाइज आंसर कीजिएगा। पैरा वाला ही आंसर मेंस का असली आंसर होता है। 4 पैरा में 7 या 8 नंबर वाले प्रश्न का आंसर जरूर लिखिएगा। और अगर 38 नंबर वाला है तो चाहे तो आप एक पेज में 2 पैरा या 3 पैरा करते हुए आप अपने आंसर को 300 या 400 शब्दों तक पहुंचा सकते हैं। 380 मत कीजिए, 400 के आसपास में आप शब्द लिख ही डालिएगा 38 नंबर वाला है तो 38 नंबर का जो सवाल है वो 400 पेज में करते रहिए और मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 पेज में आपका आंसर जाएगा। तो 2-2 पैरा का आप एक पेज में आंसर लगातार लिखते चले जाइए। क्योंकि छोटी सी आप भूमिका भी लिखेंगे तो एक और पैरा बन जाएगा और थोड़ा निष्कर्ष लिखेंगे तो उसका एक और पैरा बन जाएगा। आपको पैरा जब भी शुरुआत करनी है तो वो तो बॉर्डर बना होता है, आपके पास लिमिट रहता है पन्नों की संख्या, जो पेजेस दिए जाएंगे, यानी कि प्रश्न लिखा रहेगा, आपको उसी उतने ही जगह में आंसर भी लिखना है। तो जब भी आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे तो यहाँ से आंसर लिखिएगा एक पूरा पूरा ऐसे। और जब आपका पैरा समाप्त हो जाए तो फिर आप आधा से आंसर लिखना शुरू करेंगे, फिर एक पैरा आप ऐसे कर देंगे, है ना। तो जब भी जहाँ पैरा खत्म हो आपको आंसर जो है उसी के आसपास से, यानी कि मध्य से आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आंसर की शुरुआत करें ताकि दिखे कि स्पष्ट रूप से आपने पैरा वाइज आंसर लिखा है। तो 7 और 8 नंबर में तो आपको टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है। 2-3 पैरा में आप आंसर लिखिएगा, बहुत होगा तो 4 पैरा में कर दीजिएगा, लेकिन एक पेज में ही आपको आंसर लिख देना पड़ेगा। 38 वाले में आप 5 पेज में आंसर लिखेंगे। आपको जगह दिया रहेगा, स्पेस दिया रहता है, आप बहुत अच्छे से इसको आंसर लिखिएगा। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 38 नंबर का सवाल पूछा गया है
और पूछा गया 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों का, परिणाम का, है ना, महत्व का इत्यादि जो भी रहे सवाल पूछा जाता है। तो एक आप लोगों ने एक और गंदा पैटर्न अपना लिया है कि कारण लिख देते हैं। कारण लिखने के बाद इधर में ऐसे राजनीतिक कारण बना देते हैं, है ना, इधर में ऐसे सामाजिक बना देते हैं, इधर में ऐसे करके तीर खींच देते हैं और इधर आर्थिक कर देते हैं, एक और तीर खींच देते हैं और इसमें तात्कालिक कारण बनाते हैं। अब देखिए इस प्रकार का आंसर जो है वो कितना गंदा दिखता है। और ये दरअसल ना तो ये मैप है, ना डायग्राम है, ना चार्ट है, ना कुछ भी नहीं है। और बाद में जब आप लिखेंगे आंसर तो इसी लैंग्वेज को आप रिपीट भी करेंगे कि 1857 के सामाजिक कारणों में है। तो क्यों ये आप काम कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ये करने का कोई औचित्य मेंस परीक्षा में नहीं है। एग्जामिनर इन सबको समझता है कि आपने कहाँ पे डायग्राम में आपने चालाकी की है। दरअसल डायग्राम बनाने का अर्थ होता है कि आप जटिल चीज़ों को बहुत सरल तरीके से डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसे भारत का मैप बना दीजिए या कोई बार डायग्राम, जैसे मान लीजिए कि एक बार आपने बार डायग्राम बना दिया है एक ऐसा करके, है ना, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है। जैसे मान लीजिए कि ये शहरी जनसंख्या हो गया, ये ग्रामीण हो गया, मुंबई या कहीं पे, या जो लिटरेसी रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, पुरुष महिलाओं की जो संख्या का अनुपात हो गया, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि एक ज़्यादा है और एक कम है। तो इस संदर्भ में ऐसा डायग्राम दिखता है, वो अच्छे। लेकिन ये जो आप बनाते हैं 1857 की क्रांति का इस तरीके से तीर खींच करके, ये कोई डायग्राम नहीं है, ये कोई चार्ट नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी चालाकी है। तो मेंस का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसमें आपको आप अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आंसर को जरूर लिखेंगे। और कहीं पे जटिल चीज़ों को प्रस्तुत करना है तो उसमें आप मैप, चार्ट, है ना, डायग्राम, फ्लो चार्ट इत्यादि बना सकते हैं। चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वही होगा कि और लेवल गिरेगा और अगली बार हो सकता है 17वीं बीपीएससी में कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 56% पे ही टॉप कर जाए और ये बाबा टॉपर फिर आकर के आपको गलत गाइड करना शुरू कर दे कि 1857 की जो क्रांति है वो इस तरीके से ऐसे कारण ऐसे लिखिए, और फिर बाद में इसी को रिपीट करते हुए उसकी व्याख्या भी करना शुरू कर दो। ये गलत जानकारी या जो गलत प्रस्तुतिकरण इस तरीके से होता है। कभी भी आप कॉलेज के प्रोफेसर से पूछेंगे वो आपको कभी ऐसा गाइड नहीं करेगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को आप पॉइंट के अनुसार आंसर लिखें। जहाँ पे पॉइंट में लिखना होता है, जैसे मान लीजिए कि पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, तो एक आध विशेषता, दो चार विशेषता आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार की कृषि की कुछ आपको 10 विशेषता याद है, आप उसको वैसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं वर्णन करना है तो आप इस तरीके से मत कीजिएगा। जहाँ कहीं प्रश्न में वर्णन करना हो, विवेचन करना हो, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो, उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखना है, पैरा वाइज अनुसार लिखना है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बना दिया आपको नंबर के आधार पे। तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर लेखन में अच्छा प्रदर्शन कैसे करें, अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं। तो फिलहाल सबको थैंक यू।